गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलापों की बदलती प्रकृति। इसमें हम दो के संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे, व्यापार एवं परिवहन के संदर्भ में। हमें ध्यान है कि जो भी व्यावसायिक और औद्योगिक उन्नति होती है उसके लिए परिवहन, संचार और व्यापार सुविधाएं नितांत आवश्यक होती है। और परिवहन और व्यापार तो क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वर्तमान समय क्या है, वैश्वीकरण का युग है ना, ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड है। तो विश्व के अंदर सभी देशों के अंदर जो लोग निवास करते हैं उनमें जो भी व्यापारिक वस्तुओं का विनिमय है वो पहले की अपेक्षा आज के समय में बहुत अधिक आश्रित हो गया है। और मनुष्यों का आवागमन, माल का परिवहन इत्यादि दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आधुनिक जो भी वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति हुई है इसने परिवहन के साधन और व्यापारिक स्वरूप में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार किए हैं। और इनके अंदर बहुत अधिक हमें अधिकाधिक तेजी भी देखने को मिलती है। आपको बहुत पुराना समय याद होगा जब हमें बड़े शहरों तक की यात्रा बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से करनी होती थी तो उन यात्रा में महीनों लग जाते थे। और वर्तमान हमें पता है कि हम कुछ घंटों के अंदर ही क्या कर सकते हैं, विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। व्यापारी भी अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जहां पर उन्हें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, वहीं पर अब वो उनके लिए कुछ घंटों का या कुछ दिनों का ही खेल मात्र रह गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परिवहन और व्यापार वर्तमान समय में एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। यदि हम इनकी प्रकृति में परिवर्तन लाने वाले कारकों की बात करें, व्यापार और परिवहन की जो प्रकृति चेंज हुई है ना, ये प्रकृति क्या है, शुरुआत से ही चेंज हुई है। जब से मानव का जन्म होता है तब से ही क्या हुआ है, प्रकृति अपने आप में बदलाव वगैरह करती रहती है। तो इनमें जो और परिवर्तन तो क्या है, प्रकृति का नियम है। तो व्यापार और परिवहन की प्रकृति में परिवर्तन कौन कौन से कारक लेके आते हैं, उसमें पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक में क्या आ जाएगा, जलवायु, मिट्टी, जलापूर्ति, शक्ति के साधन, वनस्पति इत्यादि भौतिक कारक। दूसरा कारक क्या है, आर्थिक कारक, जैसे कि पूंजी, उद्योग, खनन कार्य इत्यादि के कारण से भी व्यापार और परिवहन की प्रकृति में हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। तीसरा कारक आ जाता है सामाजिक कारक। इसमें सामाजिक संगठन, उनका प्रबंधन इत्यादि शामिल होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। इसमें विभिन्न धार्मिक त्योहार, धार्मिक पर्व इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्राविधिकी कारक। इसमें विभिन्न तकनीक, टेक्नोलॉजी का स्तर, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता, उन पर कितना व्यय हो रहा है इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक। इसमें विभिन्न सरकारी नीतियाँ, व्यापार और परिवहन की कर प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि शामिल होते हैं। और अन्य कारक जो है ना, तो इस प्रकार इन विभिन्न कारकों के आधार पर व्यापार और परिवहन की प्रकृति लगातार बदल रही है। बात करें हम लोग परिवहन की प्रकृति की, तो हमारा शुरुआत का समय याद रखिए। आदि मानव वगैरह वो क्या करता था, एक जगह से यदि दूसरी जगह जाना होता था तो वो पैदल ही जाता था, चाहे वो स्थान कितना भी दूर क्यों ना हो। समय बदला, उसने पशुओं को पालतू वगैरह बनाना शुरू किया, तो उसने क्या किया, पशु वगैरह के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाना आरंभ किया। फिर इस परिवहन के अंदर एक मेन क्रांति हुई थी पहिए के आविष्कार के साथ में। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, मनुष्य के लिए परिवहन की तीव्रता और भार वहन क्षमता दोनों में क्या हुआ था, विकास देखने को मिला और परिवहन क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसकी दूसरी क्रांति तब हुई थी जब वाष्प शक्ति का आविष्कार हुआ था। स्टीम पावर के आविष्कार के साथ ही क्या हुआ था, स्वचालित वाहनों का प्रयोग आरंभ हो गया था और मनुष्य और जानवरों से भार ढोना अब अनिवार्य नहीं रह गया था। अब स्थान, समय और आवश्यकता के अनुसार क्या होने लगा, परिवहन के साधनों का प्रयोग होने लगा। ठीक है। और ये परिवहन के साधन क्या थे, मनुष्य की सभ्यता, प्राविधिक विकास, प्राकृतिक वातावरण के तत्व इत्यादि विभिन्न चीज़ों से संबंधित होते थे।
धीरे धीरे इस परिवहन में और अधिक क्रांति हुई और वर्तमान में आपको पता है हवाई यातायात, इसके विकास के साथ तो परिवहन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इससे यात्री और माल परिवहन दोनों में ही क्या आ गई, बहुत अधिक तीव्रता आ गई थी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास हुआ है कि शुरुआत में पैदल यात्रा, फिर धीरे धीरे पशु, फिर पहिए का आविष्कार के साथ में साइकिल और मोटर गाड़ी इत्यादि का विकास हुआ। वाष्प इंजन के विकास के साथ में परिवहन के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई थी और धीरे धीरे हम सड़क, रेल, वायु परिवहन, जल परिवहन इत्यादि सुविधाओं के विकास के साथ साथ में परिवहन क्षेत्र में हमें बहुत अधिक क्रांति देखने को मिली है। और वर्तमान समय के अंदर तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ भी व्यक्ति का या माल का किसी का भी परिवहन करना हमारे लिए बहुत अधिक आसान हो गया है। लेकिन वर्तमान समय में इस परिवहन के बहुत अधिक विकास ने बहुत सारी समस्याओं का भी जन्म दिया है, जैसे कि प्रदूषण, पर्यावरणीय समस्याएं इत्यादि। सेकंड, हमारे इस टॉपिक का दूसरा पॉइंट था परिवहन की बदलती प्रकृति। परिवहन तो हमने देख लिया, व्यापार की बदलती प्रकृति। व्यापार भी क्या है, एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है और इसके द्वारा वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। वस्तुओं का क्रय विक्रय इसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। और इसके अंदर शुरुआत हम कहें तो शुरुआत किससे हुई थी, वस्तु विनिमय से हुई थी। व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती वो दूसरे से उस वस्तु को क्रय करता और जो चीज़ उसके पास अधिक है उसका वो विक्रय कर देता। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। समय बदला, समय बदलने के साथ में क्या हुआ, व्यापार अधिक होने लगा और व्यापार मुख्य रूप से 3 प्रकार से होने लग गया: स्थानीय व्यापार, प्रादेशिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानिक व्यापार का मतलब क्या है कि जब एक ही क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वस्तुओं का विनिमय किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय व्यापार कहते हैं। और जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में वस्तुओं का विनिमय होता है तो उसे हम प्रादेशिक व्यापार कह सकते हैं। और जब 2 देश आपस में वस्तुओं का विनिमय करते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह सकते हैं। वर्तमान समय में हमें पता है कि ये व्यापार का जो कार्य है वो बहुत ऊपर मतलब विकसित हो चुका है और अब इसको नियंत्रित करने के लिए हमें बहुत से व्यापारिक गुटों की, संस्थाओं की जरूरत पड़ने लगी है। इसमें एक महत्वपूर्ण संस्था है WTO, विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा अनेक देश है, उन्होंने अपने व्यापारिक संगठन बनाकर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समझौते भी किए हैं, ठीक है, जैसे कि आसियान देशों के समझौते, ठीक है, भारत के अंदर दक्षेश देशों के समझौते, मुक्त व्यापार समझौते इत्यादि विभिन्न समझौते हमें द्विपक्षीय, बहुपक्षीय या सभी विश्व के देशों के साथ में हमें देखने को मिलते हैं और इन्होंने विश्व व्यापार को एक नई तरक्की दी है। और वर्तमान में विश्व व्यापार का प्रभाव बहुत अधिक जटिल हो गया है। आज विश्व के देश है वो अनेक व्यापारिक गुटों में बंट गए हैं और वो वस्तुओं का आयात निर्यात क्या करते हैं, ये जो गुट होते हैं इनके द्वारा प्रतिपादित नीतियों के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। तो अब इनमें कुछ नीतियाँ विकसित देशों के अकॉर्डिंग होती है, कुछ विकासशील देशों के अकॉर्डिंग होती है। तो कई बार ये चीज़ें क्या करती है, तनाव का रूप भी धारण कर लेती है। लेकिन हाँ, निसंदेह हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि इसने विश्व के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में स्थानीय, प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रकृति है वो निरंतर बदलती जा रही है और आज विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसमें किसी भी एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण लगातार होता जा रहा है, ठीक है। आज इसी विशिष्टीकरण के कारण से हम यूरोपीय संस्कृति को औद्योगिक संस्कृति कह सकते हैं और एशियाई संस्कृति को कृषि संस्कृति कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे WTO या जो भी भूमंडलीकरण हो रहा है, इन सब की नीतियों का भी प्रभाव हमें व्यापार पर देखने को मिलता है। विकसित देश इन संस्थाओं के माध्यम से विकासशील और अविकसित देशों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे व्यापारिक संतुलन स्थापित करने में कहीं ना कहीं हम लोगों को कठिनाई देखने में आ रही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और वर्तमान में आधुनिक काल तक
परिवहन और व्यापार की प्रकृति में लगातार परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है ना। और आज विकसित देशों की आर्थिक चालों के सामने केवल एक दार्शनिक विचार मात्र ही रह गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक वगैरह, इन सबको जो व्यापारिक असंतुलन धीरे धीरे स्थापित हो रहे हैं, उनको उसमें संतुलन लाने की महती आवश्यकता है। धन्यवाद।